एपिसोड 22। अद्वैत अब भी अदिति की ठुड्डी पकड़े हुए था। अदिति की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी अद्वैत हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें पता भी है रात को तुमने और क्या किया था? अदिति ने हैरानी से अद्वैत की ओर देखा। वो तुरंत घबरा कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया है हुकुम। अद्वैत तिरछी मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर एक बिल्ली अपने बिल्ले को डांट रही थी और अचानक उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो घबराकर सिर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा होगा। अद्वैत ने फोन साइड में रखते हुए कहा। तो तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? अदिति हड़बड़ा कर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अद्वैत ने तुरंत उसकी बात काटी और अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर बोला, हमारे सामने कोई जुबान चलाए हमें पसंद नहीं है। अदिति ने तुरंत सिर हिला दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। अद्वैत सीधा खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, गलती तो तुम्हारी ही है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आखिर अपनी भरतार पर हाथ उठाया है तुमने, ये बात रतन सा से कहनी होगी। अदिति घबरा गई और उसके सामने आकर बोली, नहीं हुकुम, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, वो तो गलती से हो गया। कृपया माफ कर दीजिए। अद्वैत ने आगे बढ़ते हुए कहा, आज तो तुमने हद ही कर दी, अब रतन सा को तो बताना ही पड़ेगा। ये कहकर वो गुस्से से वहां से निकल गया। अदिति स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से नहाकर अपने कपड़े बदले, बालों को ठीक किया और माथे पर पल्लू रखा। फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकली। उसे पता था कि अद्वैत इस वक्त जिम में होगा। उसने कल सेविका से सुना था कि जिम हवेली के चौथे माले पर है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही अदिति जिम में पहुंची, उसकी नजर अद्वैत पर गई, जो जमीन पर पुशअप्स कर रहा था। वो घबराकर उसके पास आई और कुछ देर तक खड़ी रही। उसकी तेज सांसों की आवाज सुनकर अद्वैत के हाथ रुक गए। वो अभी भी नीचे देख रहा था, लेकिन उसकी नजर अदिति के खूबसूरत पैरों पर पड़ी, जिसमें अब भी मेहंदी का हल्का सा रंग था। अदिति ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, हुकुम सा। अद्वैत ने धीरे से ऊपर देखा। अदिति का चेहरा अब भी शर्म और घबराहट से भरा हुआ था। अद्वैत ने बिना कुछ कहे अपनी पुशअप्स रोक दी और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने पास रखे नैपकिन से अपना पसीना पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अदिति ने आगे बढ़कर नैपकिन उसके हाथों से ले लिया। अद्वैत उसे ध्यान से देखने लगा। अदिति ने उसे बेंच पर बिठाया और खुद उसके चेहरे का पसीना पोंछने लगी। फिर वो धीमी आवाज में बोली, नहीं हुकुम सा, हमारे बाबा सा को कुछ मत कहिए। सोचिए ना, उन्हें कितना बुरा लगेगा जब एक बेटी की शिकायत उसके ससुराल से पीहर उसके मायके जाएगी। अद्वैत ने चेहरे पर कड़ा भाव लाकर कहा, रतन सा को तो भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी ने क्या हरकत की है। ये सुनकर अदिति के हाथ रुक गए। उसने तुरंत अद्वैत का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं हुकुम सा, आपकी मरवण जो कहेंगे वो करेगी, बस हमारी शिकायत मत कीजिए। अद्वैत हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, जो कहेंगे वो करोगी? अदिति ने झट से सिर हिला दिया। अद्वैत ने अपनी पीठ खुजाते हुए कहा, तो चले, आज हमारी पीठ पर साबुन लगा देना, कई दिन से खुजली हो रही है। अदिति के हाथों से नैपकिन गिर गया। उसने चौंक कर अद्वैत को कहा। अद्वैत अपनी भावहीन आंखों से उसे देख रहा था। अदिति हड़बड़ा कर बोली, मैं कैसे? हुकुम नहीं, कहकर वो जाने लगी। तभी अद्वैत ने अपनी जेब से फोन निकाला और बटन दबाने लगा। रतन सा का नंबर क्या था? हाँ, ये रहा, अब मिलाते हैं। अदिति ने तुरंत फोन छीनकर साइड कर दिया और जल्दी से बोली, ठीक है, हम कर रहे हैं। अद्वैत तिरछी मुस्कान के साथ पूछता है, क्या कर रही हो? अदिति ने शर्मा कर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। अद्वैत मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं अदिति गहरी सांसें लेने लगी और अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से चली गई। अद्वैत अपने कमरे में चला गया। वहीं अदिति गहरी सांसें लेते हुए सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद अदिति कमरे के बाहर
अद्वैत के नहाने की आवाज सुन सकती थी। वो हल्के कदमों से अंदर गई और धीमी आवाज में बोली, हुकुम सा, हुकुम सा, आप अंदर हैं? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कहा, हम अंदर आ सकते हैं? अब भी कोई आवाज नहीं आई। अदिति को लगा कि अद्वैत ने शायद उसे सुना नहीं, इसीलिए वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर गई, जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। तभी अद्वैत शावर के नीचे खड़ा हुआ पानी में भीग रहा था। अदिति वहीं पास रखे साबुन को उठाने लगी, लेकिन उसका ध्यान अद्वैत की पीठ पर गया। वो धीरे से आगे बढ़ी और हाथ में साबुन लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके अद्वैत की पीठ पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर ली। अदिति धीरे धीरे उसकी पीठ पर मालिश कर रही थी। अद्वैत की सांसें थोड़ी तेज होने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी भारी आवाज में कहा, थोड़ा जोर से करो अदिति। क्या रतन बाबा साहब तुम्हें कुछ खिलाते पिलाते नहीं थे क्या? अदिति चौंक गई और तुरंत अपने हाथों का दबाव बढ़ा दिया। अद्वैत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब अदिति को समझ आ चुका था कि अद्वैत उसे तंग कर रहा है। वो हल्के से गुस्से में और जोर से उसकी पीठ पर मालिश करने लगी। तभी अद्वैत ने अचानक बटन दबाया और शावर चालू कर दिया। ठंडे पानी की बौछार सीधे अदिति पर पड़ी। वो तुरंत पीछे हटने लगी, लेकिन अद्वैत ने झट से उसकी कमर पकड़ ली। अदिति की आंखें चौड़ी हो गई। वो और अद्वैत एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। अदिति की सांसें तेज हो गई। अद्वैत उसकी आंखों में देख रहा था और अदिति नजरें झुकाती है। शावर का पानी दोनों पर गिर रहा था। अद्वैत धीरे से फुसफुसाया, डर रही हो? अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो हल्के से बोली, हमें बाहर जाना चाहिए। अद्वैत ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली और धीरे से कहा, पहले मेरी पीठ धो दो, उसके बाद जा सकती हो। अदिति ने सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी अद्वैत की पीठ से साबुन हटाने लगी। अद्वैत उसे ध्यान से देख रहा था। जैसे ही अदिति का हाथ उसकी पीठ से हटा, वो तुरंत शावर से पीछे हटी और तेजी से बाहर निकल गई। अद्वैत हल्के से मुस्कुराया और मन में बुदबुदाया, मरवण, धीरे धीरे तुम्हें भी हमारी आदत पड़ ही जाएगी। अदिति हड़बड़ाकर बाथरूम से निकली और तुरंत वार्डरोब एरिया में चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से एक तौलिया उठाया और अपने भीगे हुए बालों को पोंछने लगी। वो अपने गीले कपड़ों की वजह से असहज महसूस कर रही थी। जल्दी से उसने एक सूखा जोड़ा निकाला और बदलने के लिए बाथरूम की दूसरी ओर बने चेंजिंग एरिया में चली गई। अदिति ने राजस्थानी स्टाइल का एक हल्का गुलाबी रंग का सूट पहना और माथे पर पल्लू रख लिया। तभी पीछे से अद्वैत कमरे में आ गया। उसने सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रहा था। अदिति ने झट से अपनी नजरें झुकाई और बाल सुखाने के बहाने आईने की ओर मुड़ गई। कमरे में कुछ देर तक दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रही। फिर अद्वैत ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, आज हमें देर हो जाएगी, मीटिंग के लिए हमें दूसरे शहर जाना है। रात के 10 बजे तक लौटेंगे, तुम बिना इंतजार किए खाना खा लेना। अदिति ने धीरे से सिर हिलाया, जी हुकुम। अद्वैत ने एक नजर अदिति पर डाली और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। नीचे बाकी परिवार नाश्ता कर रहा था। सभी मर्द पहले से ही जा चुके थे। अब सिर्फ महिलाएं बची थी। दादी सा, गीता जी, भैरवी जी, अदिति और गुंजन। नाश्ते के दौरान दादी सा हंसते हुए बोली, गणगौर नजदीक आ रहा है बेटा, अब कल से हमें मंदिर की समितियों में जाना होगा। अदिति ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जी दादी सा, हमारे यहाँ भी यही होता था, मैं मासा के साथ जाया करती थी। दादी सा खुश होकर बोली, अच्छा है बेटा, पर हमारी अस्मिता तो कभी नहीं जाती, उसे कॉलेज से फुर्सत ही नहीं मिलती। गीता जी भी मुस्कुराकर बोली, और हमारी गुंजन कितनी सुलझी हुई है, सारे रीति रिवाज निभाने में आगे रहती है। अब कुछ महीनों बाद इसके लिए भी लड़का देखना शुरू करेंगे। गुंजन शर्म से मुस्कुराने लगती है। अदिति भी हल्के से हंस देती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे रात होने लगी। रात के 9 बजे अदिति अपने कमरे में आई। वो थोड़ी बेचैन थी। शायद दिन भर उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, लेकिन साथ ही उसे कुछ ठंडा खाने का मन भी हो रहा था, यानी कि कुल्फी।
उसने सोचा कि अस्मिता को साथ ले जाए, लेकिन जब उसके कमरे में गई तो देखा कि अस्मिता पहले ही सो चुकी थी। अब अदिति अकेली थी, लेकिन उसका कुल्फी खाने का मन बहुत ज्यादा हो रहा था। उसने हिम्मत करके हवेली के बाहर जाने का सोचा। वो धीरे से नीचे आई और देखा कि हॉल में कोई नहीं था। उसके मन में आया कि अगर हुकुम यहाँ होते तो पूरा परिवार अभी यहाँ बैठा होता, लेकिन आज सब अपने अपने कमरे में चले गए हैं। फिर वो दरवाजे तक आई जहाँ कुछ गार्ड्स खड़े थे। क्या होगा अब आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 23। अदिति की कुल्फी खाने की इच्छा हो रही थी। वो 2-3 बार आदि को आवाज लगाती है, देवर सा, देवर सा, पर आदि उसकी आवाज नहीं सुनता। अदिति अपने कमरे में जाती है और अपने पास रखे शगुन के लिफाफे में से कुछ पैसे निकालती है और कहती है, कोई बात नहीं, ड्राइवर को तो पता ही होगा कहाँ मिलती होगी, मैं सबके लिए लेकर आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से नीचे हॉल में आती है और बाहर निकलती है जहाँ कुछ गिने चुने गार्ड्स थे। बाकी के गार्ड्स शायद आज नहीं आ पाए थे, वरना पूरा प्रताप विला गार्ड से भरा रहता। किसी को इजाजत नहीं थी अदिति से बात करने की, क्योंकि वो इस घर की नई नवेली दुल्हन थी। अदिति अपने घूंघट को नीचे करती है और गेट के पास जाकर एक गार्ड से पूछती है, भाई साहब, क्या ड्राइवर भाई सा नहीं है? ये सुनकर गार्ड नीचे नजर करके कहता है, छोटी कुंवर रानी साहब वो खाना खाने गए हैं, आपको कुछ काम था, हम कर देंगे आपका काम। ये सुनकर अदिति पैसे निकाल कर कहती है, अच्छा ठीक है, आप जाकर कुल्फी लेकर आ सकते हैं सबके लिए। ये सुनकर गार्ड हैरान हो जाता है। वो बोलता है, छोटी कुंवर रानी साहब, हमें यहाँ से हिलने की परमिशन तक नहीं है, आप अंदर से किसी गार्ड को बाहर भेज दीजिए। ये सुनकर अदिति अंदर की ओर जाती है और देखती है जहाँ कई सारे गार्ड बंदूक लेकर खड़े थे और काफी चलकर अंदर जाना था। वो वहाँ गार्ड से पूछती है, भाई साहब, आपको पता है कुल्फी वाला कहाँ है? ये सुनकर गार्ड बोलता है, जी, यहाँ से दूसरी तीसरी शेरी में होगा, जहाँ बड़े बड़े मकान हैं, वो रोज वहाँ जाता है, उनके वहाँ रोज बच्चे कुल्फी खाते हैं ना, इसीलिए। ये सुनकर अदिति बोलती है, ठीक है, हम जाकर आते हैं, कोई पूछे तो बता देना। वो गार्ड बोलता है, क्या आपने छोटे कुंवर की परमिशन ली है? ये कहकर गार्ड अदिति के हाथों के पैसों को देखता है। अदिति गार्ड को देखकर अपने हाथों के पैसे देखकर बोलती है, जी, ये हमारे हैं, हमें क्यों मना करेंगे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। गार्ड को लगा कि छोटे कुंवर अपनी बीवी को परमिशन दे चुके हैं और अदिति को लगा कि गार्ड पैसों की बात कर रहा है। अदिति गार्ड के बताए हुए पते पर कुल्फी लेने चली जाती है। अदिति ने पल्लू हटा लिया और चलते हुए जा रही थी। तभी जैसे ही दूसरी शेरी से अदिति जाती है, वहाँ 5 बंगले के बीच एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ कुछ औरतें बैठी थीं। वे अदिति को देखती हैं और अदिति को पहचान जाती हैं। उनमें से एक औरत बोलती है, ये तो प्रताप परिवार की नई नवेली बहू है ना, देखो तो, शादी को 3 दिन नहीं हुए और कैसे रात को अकेले घूम रही है, क्या किसी ने बताया नहीं? नई बहुएं 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलती, और निकलती है तो लाज भी रखती है। ये कैसे होने दिया गीता जी ने, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। और उनके घर की औरतें रात के 9 बजे के बाद तो बाहर ही नहीं निकलती। अभी तो 9:30 बजे हैं, ये बहू कैसे बाहर आ गई है? वो औरत बोल रही थी, बाकी की औरतें सुन रही थी। अदिति बिना कुछ ध्यान दिए वहां से जा रही थी। वहीं हवेली में अस्मिता ने अपने हेडफोन निकाल लिए और खुद से बोली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी सा हमारे कमरे में आई थी, जरूर उन्हें कुछ काम होगा। ये कहकर वो अदिति के कमरे में चली जाती है, पर उसे अदिति कहीं नहीं मिलती। अस्मिता पूरे घर में अदिति को ढूंढने लगती है। अस्मिता को अब डर लगने लगा था। वो भागकर गार्ड्स के पास जाती है और बोलती है, छोटी कुंवर रानी साहब, उनको आपने देखा क्या? एक गार्ड बोलता है, जी भाई साहब, वो वहाँ गेट के पास एक गार्ड से बात कर रही थी और वहाँ से कहीं गई है। ये सुनकर अस्मिता घड़ी में टाइम देखती है और उसे याद आता है कि सुबह उसकी माँ सा ने क्या कहा था। अस्मिता भाई साहब, अपनी भाभी सा को घर के सारे नियम बता दीजिए जो इस घर के हैं, और जो आपके भाई सा ने बनाए हैं। वो नई है इस घर में, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, अभी जाकर बता दीजिए।
अस्मिता जो फोन में लगी हुई थी उसने सिर्फ हाँ हाँ कहा था, पर अदिति को जो कुछ बताना था वो सब बताना वो भूल गई थी। अस्मिता अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछती है और बाहर गार्ड की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही वहां जाती है और गार्ड से पूछती है कि उससे पहले 2-3 रेंज रोवर गेट से अंदर आती है। अस्मिता के रंग उड़ जाते हैं। अस्मिता को गेट के पास देखकर वे तीनों गाड़ियां रुक जाती हैं। बीच वाली गाड़ी का विंडो उसके कांच खुलते हैं। अस्मिता अपनी आंखें मूंद लेती है। तभी एक रौबदार आवाज आती है, आप बाहर यहाँ क्या कर रही हैं? अस्मिता भाई साहब। ये आवाज सुनकर अस्मिता कांप जाती है। वो बोलती है, वो भाई साहब। आगे कुछ कह पाती अद्वैत ड्राइवर से कुछ इशारा करता है। ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर अद्वैत की तरफ का दरवाजा खोलता है। अद्वैत बाहर आता है। गाड़ियां 3 नंबर पार्किंग में चली जाती है। अद्वैत अपनी जेब में हाथ डालकर बोलता है, बोलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अस्मिता को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो बोलती है, वो भाई साहब कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए ठंडी हवा लेने बाहर आ गई मैं। अद्वैत सख्त नजरों से अस्मिता को देखता है, क्योंकि अस्मिता का पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था। वो कई बार रात को दोस्तों के साथ बाहर बिना बताए जा चुकी है और उसकी सजा खुद अद्वैत ने उसे दी थी। अद्वैत उसे कंधे से पकड़ लेता है और उसे वहां से अपने साथ हवेली में ले जाने लगता है। अस्मिता कांप रही थी। अद्वैत उसकी कंपन महसूस कर रहा था। तभी वो बोलता है, हम जानते हैं आप हमसे डरती हैं, पर हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। जमाना बहुत खराब है, इसीलिए नियम बनाए हैं, वरना दिन में आप सबको जहां जाना हो आप सब जा सकती हैं और हम जाने भी देते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। बस हमें इतना चाहिए कि रात के समय हमारे घर की औरतें हमारी नजरों के सामने हो, सही सलामत। अस्मिता हाँ में सिर हिलाती है, पर उसका पूरा ध्यान कहीं और ही था। दोनों हॉल में आ जाते हैं। अद्वैत सोफे पर बैठकर एक नजर घर की ओर घुमाता है और बोलता है, क्या हुआ? बाकी सब कहाँ गए? एक दिन हमारे देरी से आने से सब नियम भूल गए। घर में सबको 1 घंटा साथ में बैठकर बात करनी होती है। ये सुनकर अस्मिता बोलती है, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, सब आते ही होंगे। तभी वहाँ सब जल्दी जल्दी आते हैं। दादा सा मंदिर से आते हैं और कमल जी और अद्वैत के काका सा भी वहाँ से आकर बड़े रौब से बैठ जाते हैं। गीता जी और भैरवी जी भी वहीं आ जाती हैं। दादी सा भी अपने कमरे से आती हैं। आदि, गुंजन और गर्वित भी वहीं आते हैं और सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अद्वैत बेचैन हो जाता है। उसे सब नजर आ रहे थे, पर उसकी मरवण कहाँ गायब हो गई? वो आसपास नजरें घुमाकर देख रहा था। कभी किचन में देखता तो कभी अपने कमरे की ओर देखता, पर उसे अदिति कहीं नहीं दिख रही थी। वहीं अस्मिता सब कुछ समझ चुकी थी कि अद्वैत किसे ढूंढ रहा है। अद्वैत को अदिति को ढूंढता देख अस्मिता की दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी दादी सा बोलती है, अरे हमारी कुंवर रानी सा कहाँ है? लगता है उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हम सब ऐसे इकट्ठा होते हैं दिन में एक बार। गीता जी बोलती हैं, जी माँ सा, हमने अस्मिता से कहा था, उन्होंने जरूर बता दिया होगा, पर उन्हें मालूम नहीं होगा कि हमारे कुंवर सा आ चुके हैं। ये सुनकर भैरवी जी बोलती है, जी भाभी सा, ऐसा हो सकता है, हम बुला कर लेकर आते हैं। तभी आदि बोलता है, माँ सा आप रहने दीजिए, हम बुला कर लाते हैं। आदित्य और गर्वित काका सा और काकी सा के बेटे थे और अद्वैत की 2 बहनें थीं, गुंजन और अस्मिता। ये सुनकर अद्वैत बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, हमें फ्रेश होना है, हम जाकर आते हैं और उन्हें नीचे आने को बोल देते हैं। सब हाँ में सिर हिलाते हैं। अद्वैत खड़ा होकर वहां से चला जाता है। वहीं अस्मिता धीरे धीरे आदि के पास आती है और बोलती है, आदि भाई सा, भाभी सा कमरे में नहीं है। आदि बेफिक्री से कहता है, हाँ तो भाभी सा यही कहीं होंगी, हम बुलाकर लाते हैं। तभी अस्मिता बोलती है, आप समझे नहीं भाई सा, भाभी सा कमरे में क्या हवेली में ही नहीं है। ये सुनकर आदि हैरान हो जाता है और वो परेशान भी हो जाता है। वहीं अद्वैत अपने कमरे में आता और पूरे कमरे में उसे अदिति कहीं भी दिखाई नहीं देती। अद्वैत को लगा कि अदिति वॉशरूम में होगी, इसलिए वो धीरे धीरे वॉशरूम की ओर बढ़ता है और वॉशरूम में नॉक करके कहता है, मारी मरवण कहाँ हो? पर वॉशरूम में से कोई आवाज नहीं आती। वो 1-2 बार नॉक करता है, फिर बोला, हम अंदर आ रहे हैं, कहकर दरवाजा खोलता है, पर अंदर कोई नहीं था। अद्वैत हैरान हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है। उसे अदिति को एक नजर देखना था, पर अदिति पता नहीं कहाँ चली गई थी। वहीं हॉल में धीरे धीरे बातें फैल गई और सबको पता चल गया कि अदिति बाहर चली गई है। कमल जी यानी अद्वैत के बाबा सा, काका सा और दादा सा तीनों परेशान हो गए थे।
उन्हें भी पसंद नहीं आया कि इतनी रात को बहू बाहर कैसे चली गई। बहू का बाहर जाना वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये मामला अद्वैत का था और अद्वैत ही अपनी पत्नी से कुछ कहेगा। अद्वैत लॉबी में आता है। किसी को खबर नहीं थी कि अद्वैत ऊपर खड़ा है। तभी गीता जी गुस्से से बोली, अस्मिता कैसे कर सकती हैं आप? इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे गई? पहले बता देना चाहिए था अदिति को। अदिति बिंदनी घर पर नहीं है। हम आदि को भेजकर उन्हें वापस बुला ले आते कुंवर के आने से पहले। अस्मिता कुछ बोलती उससे पहले ही एक भारी आवाज आती है। क्या मतलब है? वो घर पर नहीं है? कहाँ गई है वो? ये सुनकर सब कोई कांप जाते हैं क्योंकि अद्वैत बहुत गुस्से में ऊपर खड़ा था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।